हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा बिंदु। मैं अमित लाल और आज हम लोग मिले हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 में। हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन किया था, जिसमें तो एक ये था कि हम लोग बाइनोमियल बोलते किसको है। तो बाइनोमियल बोलते किसको थे? बाइनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो दो टर्म्स को कंटेन्स करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो दो टर्म्स को कंटेन्स कर रहा है, दैट्स व्हाई उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या डिस्कशन किए थे? दूसरा इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन किए थे हम लोग, जिसका नाम था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिसको डिनोट किससे करते थे, मतलब उसका नोटेशन क्या था? या तो इस तरीके से नोटेशन लिखते थे या तो फिर इस तरीके से लिखते थे। और फैक्टोरियल के बारे में पिछले क्लास में डिस्कशन किया गया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो ये था वो ये था कि हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन या दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स की दुनिया में सिलेक्शन को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और हम लोग इन बातों को समझते हुए ये सीखे थे कि फैक्टोरियल केवल नॉन निगेटिव इंटीजर का निकलता है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के नंबर का फैक्टोरियल निकलता है। और निकलता कैसे था? जैसे मान लीजिए हम निकाल रहे हैं 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता था कि शुरुआत के नेचुरल नंबर से लेकर के जिसका भी फैक्टोरियल आप निकाल रहे हैं वहां तक के प्रोडक्ट। जैसे शुरुआत का नेचुरल नंबर क्या होता था? 1। और चूंकि हम फैक्टोरियल निकाल किसका रहे हैं? 4 को, तो कहां तक को प्रोडक्ट करेंगे? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इन सभी का प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वही फैक्टोरियल ऑफ 4 का है। और इसी तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकालते थे। और सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन का मतलब हम लोग पिछले क्लास में क्या समझे थे? सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई 3 ठो प्लेयर है जिसका नाम ए बी सी है और मुझे दो दो करके सिलेक्ट करना है। तो दो दो करके जब सिलेक्ट करना था तो हम कितने तरीके से डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि मेरे पास 3 गो अगर प्लेयर है और किसी टीम में मेरे को केवल 2 प्लेयर को ही यहाँ से भेजना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? या तो हम यहाँ से ए बी को भेज दें, ए बी को, या फिर हम क्या करें कि यहाँ से ए सी को भेज दें, या फिर हम क्या करें कि यहाँ से बी सी को भेज दें, ए बी को भेज दें या ए सी को भेज दें या बी सी को भेज दें। अगर मेरे पास ये 3 तो प्लेयर है तो इसी तरीके से 2 को सेलेक्ट करके हम टीम में भेज सकते हैं। तो इन्हीं बात को बोलते थे कि कितने सिलेक्शन हो सकते हैं अगर मेरे पास 3 वो प्लेयर होंगे और दो दो करके मुझे भेजना होगा तब। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना है? 3 तो है। तो इसी सिलेक्शन को हम लोग इसी बात को या तो हम लोग सिलेक्शन बोला करते थे या इसी चीज को हम लोग क्या बोला करते थे? कॉम्बिनेशन कर बोला करते थे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 3 गो है, अब दो दो करके आपको सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो उसका आंसर 3 को देंगे, जो कि क्या है? या तो इन 3 में से हम ए बी को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, या तो ए सी को भेज सकते हैं, या तो बी सी को भेज सकते हैं। तो ये जो 3 आंसर आया ना, इसी 3 आंसर को निकालने के लिए पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, जो कि क्या था कि भाई साहब एनसीआर इज इक्वल टू क्या रहता था? फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इनटू ऑफ एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कैसे समझे थे इसको? कि मान लो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितना है? एन है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितना है? 3 है। तो इसको क्या लिख सकते थे? 3C। और नीचे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 तो मेरे पास प्लेयर था, तो एक तो सिलेक्ट कर रहे थे, दो दो गो, तो नीचे 2 लिख रहे थे। तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 3 तो है, तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n रहेगा और हमको एक ठोकर के उठाना है, दो दो ठोकर के उठाना है, हम बोल रहे हैं कि अगर हमको आर होकर के उठाना है तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट सिलेक्शन के गो होगा। जैसे यहाँ 3 गो है, तो यही 3 इस फॉर्मूला से निकल करके आपको मिलेगा। क्या है फॉर्मूला? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू ऑफ n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल। यहीं पर फिर से प्रूफ देख लेते हैं। मान लीजिए
कि हम 3C 2 के बराबर निकाल रहे हैं, 3C यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, 2 के बराबर निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा इस फॉर्मूला से? बोलेंगे 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू ऑफ 3 माइनस 2 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। इसका आंसर कैसे आएगा? अभी देखे थे 3 के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? शुरुआत के नेचुरल नंबर से लेकर के जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे वहां तक, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, इसका क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 और ये 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। नीचे टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा, इस 2 के साथ उसको काट देते हैं, दैट इज 3। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वही आंसर दिया, वही आंसर दिया जब वास्तव में मेरे पास कोई 3 ठो प्लेयर रहेगा और 2-2 करके सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन जितना निकलेगा इस फॉर्मूला से उतना ही निकलता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई ये जो है ना हमको क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सिलेक्शंस, क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन या क्या बोल सकते हैं? सिलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और क्या बोल सकते हैं? सिलेक्शन। कब? तब जब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? n गो रहेगा और हम आर गो करके सेलेक्ट करेंगे, तब हमको इतना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मिलेगा। हम इतना बात कर चुके हैं और साथ ही साथ कुछ ऑब्जर्वेशन का बात कर चुके थे, कुछ ऑब्जर्वेशन का बात कर चुके थे। क्या था वो ऑब्जर्वेशन? वो ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम NC0 या फिर NCN निकालेंगे तो दोनों किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। पिछले बार इस चीज को हम देख चुके थे और इसी फॉर्मूला की मदद से निकाले थे। हालांकि बोलने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास n गो ऑब्जेक्ट है, हम 0 0 करके सेलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं? अगर मेरे पास n गो ऑब्जेक्ट है, हम n गो करके सेलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। और वो कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से हो सकता है। हालांकि इसको निकालने के लिए हम पिछले क्लास में इसी फॉर्मूला का यूज किए थे, ठीक है। और हमने एक बात और बताया था कि भाई साहब आप क्या NCR जो है वो किसके बराबर होता है? NCN माइनस R के बराबर होता है, जिसको हम आपको खुद से प्रूव करने के लिए दिए थे और उम्मीद है कि आप उस बात को प्रूव कर लिए होंगे। अब हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, जैसे मान लो एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि NC1 कितना के बराबर होता है? NC1 कितना के बराबर होता है, मेरे को ये जानना है। तो अभी क्या बोले थे? अभी तो थोड़ा देर पहले देखे थे ना भाई, क्या देखे थे कि NCR जो है वो किसके बराबर होता है? n के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के फैक्टोरियल इनटू ऑफ n माइनस ऑफ r के फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इसमें फिर बैठाते हैं ना, n के जगह पे यहाँ पर n है और r के जगह पे यहाँ पर 1 है, तो क्या बोल सकते हैं? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बोलेंगे? 1 का फैक्टोरियल इनटू ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बोलेंगे? n माइनस ऑफ 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमको साफ साफ पता है कि 1 के फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 1। यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल को ज्यों का त्यों छोड़ दे रहे हैं और हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे? n इंटू ऑफ एक एक कम होता है, एक एक कम होता है, तो एक एक अगर कम होगा तो n के बाद कौन आएगा? n माइनस ऑफ 1, उसके बाद कौन आएगा? n माइनस ऑफ 2, उसके बाद कौन आएगा? n माइनस ऑफ 3, और n माइनस 1 से करते 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 1 तक जाएगा। तो हम उन सभी को तोड़ेंगे ही नहीं, n माइनस 1 से लेके चूंकि 1 तक है तो 1 से लेके n माइनस 1 तक को हम तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऑफ 1, यानी कि नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही है जो कि ऊपर वाला का साथ कट जाएगा और ये कितना के बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि अगर आपके पास n तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आप एक एक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है n होगा, या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितना होगा? n होगा। क्यों इन ऑब्जर्वेशन को जानना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के क्लास में जब हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का यूज करेंगे। इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 को, उससे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 करके ही आए, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या क्या बात हो रहा है।
सब बाउंस कर जाएगी। इसीलिए आप लेक्चर नंबर 1 देख करके ही लेक्चर नंबर 2 देखें, तभी हम समझा पाएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे देखो हम लोग के पास क्या पता है कि भाई a प्लस बी जो है ना, मेरे पास a प्लस बी वो क्या है, बाइनोमियल है। a प्लस बी क्या है, बाइनोमियल। इसी को तो बाइनोमियल बोला करते हैं ना, बाइनोमियल है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर बाइनोमियल के पावर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि हमको पता है किसी भी रियल नंबर का पावर 0 वैल्यू कितना मिलता है, 1। किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू कितना मिलता है, 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि इस जगह पे ये जो अंदर में है a प्लस बी है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो a प्लस बी है, हम इसको बेस बोला करते हैं, बेस। यहाँ पर जो बाइनोमियल है वो बेस है, और यहाँ पर जो पावर में है हम उसको या तो पावर बोला करते हैं या फिर इंडेक्स बोला करते हैं, इंडेक्स। तो अभी हम पढ़ाते हुए उसको इंडेक्स इंडेक्स बार बार बोलेंगे, तो अब ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास a प्लस बी के पावर या इंडेक्स 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा a प्लस बी। क्योंकि पावर 1 है तो जेव का 10 आंसर हो जाएगा, जेव का 10 आंसर हो जाएगा। तो अब अगला बार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर a प्लस बी का कोई होल स्क्वायर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे। सिंपल बात है, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आज के डेट में आपसे कोई पूछेगा a प्लस बी का होल क्यूब कितना के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे a क्यूब प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3a इंटू ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब के बराबर होगा, यही बोलेंगे आप। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि a प्लस बी के पावर 4 कितना के बराबर होगा, a प्लस बी के पावर 4 कितना के बराबर होगा, तो शायद अब आप अटक जाएंगे। क्योंकि आप 9 में 10 में a प्लस बी के पावर 3 तक ही आप रट्टा मारे हैं, आप याद किए। तो अब सवाल है कि a प्लस बी के होल पावर 4 निकालने के लिए अगर आपको बोला जाए तो हाँ, अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई किए हैं क्लास 9 10 में, तो आप a प्लस बी का होल पावर 4 निकाल तो जरूर लेंगे। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी के होल पावर 4 जो है ना, उसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल पावर 3 इंटू ऑफ a प्लस ऑफ बी। और a प्लस बी का होल पावर 3 आपको यहाँ से पता है इतना के बराबर होता है, तो आप इतना के जगह पे इस पूरे बात को लिख लेंगे और इंटू ऑफ a प्लस बी कर लेंगे, और उसको जब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a प्लस बी के होल पावर 4 इज इक्वल टू निकल जाएगा। लेकिन काफी मेहनत के बाद निकलेगा। चलिए मान लेते हैं कि कुछ मेहनत करने के बाद आप a प्लस बी के होल पावर 4 इक्वल टू निकाल भी लिए, तो कल के डेट में अगर आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी के होल पावर 5 कितना के बराबर होगा, तो फिर मुझे लगता है कि काफी मेहनत का दरकार पड़ेगा, और इस तरीके से अगर बढ़ाते जाएं तो मेहनत काफी बढ़ जाएगी। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो काम है ना, इस काम को इजी बनाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा थॉट लगाएंगे कि आखिर इस काम को इजी बनाया कैसे जाए। तो देखते हैं, जैसा समझो क्या करेंगे। अभी सबसे पहले ना हम अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, ब्रेन लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि आखिर जब भी कोई बाइनोमियल का इंडेक्स बदलता है, बाइनोमियल के इंडेक्स को जब बदलते जाते हैं तो बेसिकली इस तरफ जो आंसर के रूप में आता है वो आता कैसे है, मतलब उसमें कुछ मतलब खोजने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है क्या, कुछ एक जैसा चीज मिल रहा है क्या, कुछ देख पा रहे हैं क्या। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ऑब्जर्व कराना चाह रहे हैं वो ये है, ध्यान से देखना, कि जब मेरे पास इंडेक्स के नाम पे 0 था, 0 इंडेक्स 0 था, तो टर्म के को आया था। हम टर्म की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं टर्म की बात कर रहा हूं। अगर इंडेक्स 0 है तो टर्म 1 ठो है, अगर इंडेक्स 1 है तो टर्म 2 ठो है, अगर इंडेक्स 2 है तो टर्म 3 ठो है, अगर इंडेक्स 3 गो है तो टर्म 1 2 3 4 गो है। तो इसका मतलब एक बात, तो एक पैटर्न तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सर अगर इंडेक्स आपके पास 4 गो है तो गारंटी के साथ बताया जा सकता है कि इसमें जो टर्म होगा ना वो 5 गो होगा, 5 गो, 1 2 3 4 और वो 5 ठो होगा। अगर अगर इंडेक्स सर 5 है ना तो गारंटी के साथ बताया जा सकता है कि इसमें जो टर्म होगा ना वो 6 गो होगा, 6 गो। गारंटी के साथ इतना बात तो बताया जा सकता है।
क्योंकि जब इंडेक्स 0 था टर्म 1 था, इंडेक्स 1 था टर्म 2 था, इंडेक्स 2 था टर्म 3 था, इंडेक्स 3 था टर्म 4 था, इंडेक्स 4 होगा टर्म 5 होगा, इंडेक्स 5 होगा टर्म 6 हो गया। तो इतना बात तो ऑब्जर्व कर लिया कि सर अब हमसे कोई पूछेगा कि a प्लस बी के होल पावर 4 में के गो टर्म्स आएगा तो बता देंगे 5 गो आएगा। a प्लस बी के पावर 5 में के गो टर्म आएगा तो बता देंगे 6 होगा। अगर a प्लस बी के पावर 100 में अगर कोई हमसे पूछेगा के गो टर्म आएगा तो हम बता देंगे 101 गो टर्म्स आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ऑब्जर्व किया है कि जब कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर यानी कि इंडेक्स जितना होता है उसके सामने आंसर के रूप में उससे एक ज्यादा गो नंबर ऑफ टर्म्स आता है। 0 गो था, 1 गो टर्म आया था, 1 गो था, 2 गो टर्म आया था, 2 गो था, 3 गो टर्म आया था, 3 गो था, 4 गो टर्म आया था, 4 गो है, 5 गो टर्म आएगा, 5 गो है, 6 गो टर्म आएगा। इसी तरीके से इंक्रीज करेगा। अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि चीजें और कैसे चल रही है। दूसरी बात ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ऑब्जर्व, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जर्व करना थोड़ा आसान होगा। फिर ऊपर भी वही बात है, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आप ऊपर भी वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो इंडेक्स कितना है, इंडेक्स तो तुम्हारे पास 2 है और यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पहले कौन है ए, बाद में कौन है बी, पहले ए बाद में कौन है बी। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखना पहले वाला के पावर पहले वाला यानी कि a के पावर 2 पहला टर्म में, दूसरा टर्म में पहले वाला के पावर यानी a के पावर कितना है 1, तीसरा टर्म में कुछ नहीं तो लिख सकते हैं a के पावर 0, क्योंकि a के पावर 0 कितना के बराबर था 1। तो भाई साहब यहाँ पर मतलब बी स्क्वायर में 1 तो मल्टीप्लाई है, तो हम 1 के जगह पे लिख सकते हैं a के पावर 0। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई जब भी आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है ना और उसका कोई इंडेक्स मान लीजिए 2 है अभी, तो पहले वाला के पावर 2 से शुरू होगा, पहला टर्म में पहले वाला के पावर 2 रहेगा, दूसरा टर्म में इससे 1 कम हो जाएगा यानी कि 1 रहेगा, तीसरा टर्म में इससे 1 कम हो जाएगा यानी कि 0 रहेगा। देख लो इसमें भी यहाँ पर a प्लस बी के पावर कितना है 3, तो पहले वाला के पावर 3 से शुरू हुआ, अगला टर्म में पहले वाला के पावर 2 हुआ यानी यहाँ से 1 कम हुआ, बाद में यहाँ से 1 कम हुआ, बाद में यहाँ कुछ नहीं हो तो a के पावर 0 तो लिख ही सकते हैं यानी बाद में यहाँ से 1 कम हुआ। उसी प्रकार हमको एक चीज और आइडिया लग गया कि अगर आप a प्लस बी का होल पावर 4 निकालना चाहेंगे ना सर, तो एक बात गारंटी है पहले वाला यहाँ पर a है, अरे a छोड़ के मान लो x होता तो हम पहले वाला को x बोलते हैं, अभी a है तो हम a बोल रहे हैं, इसीलिए हम a नहीं बोल रहे हैं पहले वाला बोल रहे हैं। पहले वाला जब भी जो होगा हम उसी की बात करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे पहले वाला यानी a के पावर कितना से शुरू होगा 4 से, क्योंकि a के पावर कितना शुरू हुआ था 3 से, a के पावर कितना शुरू हुआ था 2 से, a के पावर कितना शुरू हुआ था 1 से, तो उसी प्रकार a के पावर कितना शुरू होगा 4 से। अब एक एक कम हो रहा था, एक एक कम हो रहा था, हर टर्म में a का पावर 1 कम हो जा रहा था, हर टर्म में a का पावर 1 कम हो जा रहा था, यानी इस टर्म में a के पावर कितना आएगा 3, इस टर्म में a के पावर कितना देगा 2, इस टर्म में a के पावर कितना देगा 1, इस टर्म में a के पावर कितना देगा 0। अब 0 में हर जगह हमको रुक जाना था। इसको भी देख लो, अभी इसको भी देख लो, जैसे यहाँ पर इंडेक्स कितना है 1 है, तो a के पावर कितना शुरू होगा 1 से, क्योंकि इंडेक्स 2 था a के पावर 2, इंडेक्स 3 था a के पावर 3, इंडेक्स 4 था a के पावर 4, तो इंडेक्स 1 है तो a के पावर 1, और इसमें कुछ नहीं तो लिख सकते a के पावर 0, मतलब b इंटू 1 तो वही है और 1 की जगह पे लिख सकते हैं b के पावर a के पावर 0। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि पावर जितना है पहले वाला के पावर वहां से शुरू होके 0 तक जाएगा, पावर जितना है इंडेक्स जितना है पहले वाला के पावर वहां से शुरू होके 0 तक जाएगा। जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो पहले वाला के पावर 2 से शुरू होके 2 1 0 तक गया। यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो पहले वाला के पावर 3 से शुरू होकर 3 2 1 0 तक गया। उसी प्रकार यहाँ पर इंडेक्स 4 है तो पहले वाला के पावर 4 से शुरू होकर के 0 तक जाएगा, 4 3 2 1 0। उसी प्रकार यहाँ पर इंडेक्स अगर 5 है तो पहले वाला यानी a के पावर 5 से शुरू होकर 0 तक जाएगा, और एक कम होगा a के पावर 5, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। तो दो बात का ऑब्जर्वेशन तो हमने कर दिया। हम लोगों ने क्या देखा कि भाई साहब पहली बात तो ये कि इंडेक्स जितना होगा नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगा,
इंडेक्स जितना होगा नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होगा। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, दूसरा ऑब्जर्व किया कि पहले वाला के पावर इंडेक्स जितना है उतना से शुरू होकर के जीरो तक जाएगा। इंडेक्स जितना है उतना से शुरू होके जीरो तक जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 था तो 4 से शुरू होके जीरो तक गया, एक एक घटते चला गया। 4 3 2 1 0, 5 था 5 4 3 2 1 0। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन में आएंगे, तीसरा ऑब्जर्वेशन में आएंगे। दो ऑब्जर्वेशन तो कर लिए, पहला क्या कि इंडेक्स जितना रहेगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म रहेगा। दूसरा क्या कि जो पहले वाला है, जैसे यहाँ पहले वाला ए है तो हम ए बोल रहे हैं, ए का जो पावर है ना वो इंडेक्स जो भी है उससे शुरू होकर के जीरो तक जाएगा। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से देखो। तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि यहां पर कुछ नहीं मतलब लिख सकते हैं कि भाई साहब बी के पावर जीरो है, कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं कि बी के पावर जीरो है। अरे बी के पावर जीरो मतलब 1 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी आज भी यहाँ पर ए स्क्वायर तो है और इसमें बी की पावर कितना हो गया 1 और इसमें बी की पावर कितना हो गया 2, यानी कि बी कैसे मूव कर रहा है, बी जीरो से मूव करना शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है 2 तक। और 2 कौन है यहाँ पर, इंडेक्स किसका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो दूसरा वाला का जीरो से शुरू होकर वहां तक जाएगा। वहां तक बोलने का मतलब इंडेक्स जितना है वहां तक जाएगा। यहां भी देख लो, यहाँ कुछ नहीं मतलब लिख सकते हैं बी के पावर जीरो, क्योंकि बी के पावर जीरो 1 इंटू ए क्यूब, यानी आज के डेट में भी ए क्यूब है। लेकिन बी के पावर जीरो, यहाँ पर क्या है बी के पावर 1, यहाँ पर क्या है बी के पावर 2, यहाँ पर क्या है बी के पावर 3, यानी कि बाद वाला जो है बाद वाला कैसे मूव करता है, इंडेक्स जितना है वहां तक जाता है लेकिन जीरो से शुरू होकर, जबकि पहले वाला के साथ ऐसा था कि इंडेक्स जितना है वहां से शुरू होकर जीरो तक जाता था। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अच्छा ये बात है कि यानी कि जो बी है यानी कि बाद वाला है वो कैसे मूव करेगा कि बाद वाला जो है ना वो बी के पावर जीरो से शुरू करेगा, बाद वाला के पावर जीरो से शुरू करेगा और जाएगा कहां तक, जितना इंडेक्स है वहां तक। यानी कि अगला में बी के पावर क्या हो जाएगा 1, अगला में क्या हो जाएगा बी के पावर 2, अगला में क्या हो जाएगा बी के पावर 3, अगला में क्या हो जाएगा बी के पावर 4। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई बाद वाला कौन है बी है, तो बी के पावर कहां से शुरू हो रहा है जीरो से और जाएगा कहां तक, जितना इंडेक्स है वहां तक। यानी इसमें क्या जाएगा बी के पावर 1, इसमें क्या जाएगा बी के पावर 2, इसमें क्या जाएगा बी के पावर 3, बी के पावर 4, बी के पावर 5, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन किया अभी कि भाई साहब मूव कैसे करता है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम के माथे में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 है 2 है 0 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है या कुछ और है, तो इस तरीके से मूव करता है हम लोग के पास कि अगर इंडेक्स जितना है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए मूव करता है इंडेक्स जितना है वहां से शुरू होकर जीरो तक और बी मूव करता है जीरो से लेके इंडेक्स जितना है वहां तक। अब बात कहां पर फंसा हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है हमको कि भाई साहब ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको ए और बी कैसे मूव कर रहा है वो तो हमको पता चल जा रहा है, ए और बी कैसे मूव कर रहा है वो तो हमको पता चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 3 आया है यानी बोल सकते हैं कोफिशिएंट, या यहाँ पर जो 3 आया है यहाँ पर क्या आएगा हमको कैसे पता चलेगा, क्या उसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, क्या उसमें भी कुछ बात है क्या, जैसे ए और बी कैसे मूव कर रहा है वो तो पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स के वो होगा वो भी पता चल गया, लेकिन जो टर्म्स के कोफिशिएंट है, जैसे इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 2, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, इस कोफिशिएंट का इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 3, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 3, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1। उसी प्रकार हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट्स कैसे मूव करेंगे, या यहाँ पर जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट कैसे मूव करेंगे, वेरिएबल्स यानी कि पहले वाला बाद वाला कैसे मूव करेंगे, वो आइडिया तो मेरे को लग गया। जो कोफिशिएंट्स हैं टर्म्स के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे मूव करेंगे उसके बारे में आइडिया लगाना बचा हुआ है। तो उसके बारे में आइडिया लगाने के लिए हम देख लो यहाँ पर कुछ काम करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। एक तरफ हम लिख दिए इंडेक्स, एक तरफ क्या लिख दिए हैं इंडेक्स, अब दूसरा तरफ लिख दिए कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंडेक्स
के मतलब इंडेक्स कैसा कैसा है तो उसके कोफिशिएंट कैसे कैसे बन रहे हैं। शायद कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने निकल करके आए कि बड़ा आसानी से हम जैसे ए कैसे यानी कि पहले वाला कैसे मूव कर रहा है, बाद वाला कैसे मूव कर रहा है, उस तरीके से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कोफिशिएंट्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा है यहां पर जितना कर लिया उसके बदौलत कि भाई जब इंडेक्स जीरो था ना, इंडेक्स कितना था, जीरो था ना, तो कोफिशिएंट जो है ना वो वन था। इंडेक्स जब जीरो था तो दिख तो रहा है कोफिशिएंट वन था, और जब इंडेक्स वन था ना, इंडेक्स वन तो कोफिशिएंट कितना था, पहला टर्म का कोफिशिएंट वन था और दूसरा टर्म का कोफिशिएंट भी वन था। तो हम बोल रहे हैं कि जब पहली बात अगर इंडेक्स जीरो होगा तो टर्म एक होगा, अगर टर्म एक होगा तो कोफिशिएंट भी एक हो बताएंगे ना, लेकिन अगर इंडेक्स वन होगा तो टर्म दो को होगा। जैसे फिर देख ले, इंडेक्स मान लो वन है तो टर्म एक है तो हम कोफिशिएंट भी एक बताएं, कोफिशिएंट भी एक तो बताएं। मान के चलो कि मेरे पास इंडेक्स दो को है तो टर्म मेरे पास क्या होगा, टर्म जो होगा वो मेरे पास दो को होगा, टर्म जो होगा वो मेरे पास दो को होगा। तो टर्म दो को होगा तो हम दो कोफिशिएंट बताते हैं। तो देखो दो कोफिशिएंट, पहला का कोफिशिएंट कितना है, वन, और दूसरा का कोफिशिएंट भी कितना है, वन। भाई इंडेक्स वन, टर्म दो को तो कोफिशिएंट दो को। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम भर देते हैं, मान लो ट्राइंगल, मतलब यहाँ कुछ नहीं आने वाला, टर्म दो ही को रहेगा, जिसमें कुछ नहीं आने वाला है वहां पर हम ट्राइंगल भर देते हैं। इस तरीके से थोड़ा प्रोसीड करेंगे। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर मान लो इंडेक्स टू है, इंडेक्स टू है तो टर्म क्या को होगा, टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, टर्म मेरा तीन को होगा। और अगर टर्म तीन को होगा, अगर टर्म तीन को होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करेंगे। टर्म तो तीन को होगा ना, क्योंकि पावर दो है तो टर्म तीन को होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई साहब यहाँ पर या इसको ना बनाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता खोजते हैं, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। जैसे देख लो, इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि मान लो इंडेक्स तुम्हारे पास जीरो है तो टर्म ए को होगा, टर्म ए को होगा तो कोफिशिएंट ए को होगा जो कि कितना है, वन। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है। मान लेते हैं जो जो पता चल गया, जिसके बारे में पता चल गया उसके नीचे ट्राइंगल बना लो, उसके नीचे ट्राइंगल बना लो। अब देखते हैं, जैसे मान के चलो कि अब तुम्हारे पास इंडेक्स के को है, इंडेक्स कितना है, वन है, तो टर्म के को रहेगा दो गो, तो दोनों कोफिशिएंट क्या है, वन वन। अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमको ये कोफिशिएंट जो पता चल जाएगा उसके नीचे ट्राइंगल, जो पता चल जाएगा उसके नीचे ट्राइंगल। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं कि अगर मेरे पास इंडेक्स तुम्हारे पास दो गो रहेगा तो टर्म क्या होगा, तीन गो। एक तो ये टर्म, दूसरा ये टर्म, तीसरा ये टर्म। तो ये टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे है, यहीं पर देखो, इंडेक्स दो है तो पहला टर्म का कोफिशिएंट कितना है भाई, वन, यानी कि वन होगा। ठीक है, दूसरा टर्म का कोफिशिएंट कितना है, टू, यानी कि टू होगा। तीसरा टर्म का कोफिशिएंट कितना है, वन, यानी कि वन होगा। अब जिसके बारे में पता चल गया है ना उसके नीचे ट्राइंगल, जिसके बारे में पता चल गया है उसके नीचे ट्राइंगल। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जब मेरे पास इंडेक्स तीन को होगा तो क्या करेंगे। तो इंडेक्स तीन को होगा तो देख लो ना, तीन को होगा तो टर्म के को चार को, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये ट्रायंगल बेसिकली बना ही रहे हैं जगह बनाने के लिए कि भाई तीन को तुम्हारा इंडेक्स है तो चार मैंने चार को टर्म होगा तो चार को कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो तीन को ट्रायंगल बना दिया, एक दो तीन चार, इस चार को जगह क्रिएट कर दिया। जब तुम्हारे पास दो गो इंडेक्स था तो तीन गो टर्म था तो दो ट्रायंगल बनाए थे ताकि तीन गो जगह क्रिएट हो जाए। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास इंडेक्स जो है तीन गो है तो टर्म चार गो बनेगा, इसलिए तीन गो ट्रायंगल बना दिए। तो भैया पहला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कितना है, वन, दूसरा का कोफिशिएंट कितना है, थ्री, तीसरा का कोफिशिएंट कितना है, थ्री, चौथा कोफिशिएंट कितना है, वन। तो अब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास इंडेक्स के नाम पे फोर है, तो अब तो साफ साफ पता है कि अगर इंडेक्स के नाम पे फोर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पांच गो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पांच गो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पांच को जगह बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब देखो ध्यान से, पहला में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि चाहे जितना भी इंडेक्स हो, चाहे इंडेक्स जितना भी हो, उसका पहला टर्म वन और आखिरी टर्म वन आता है। पहला टर्म वन और आखिरी टर्म वन आता है। जब इंडेक्स वन था
तब भी पहला और आखिरी टर्म 1, जब इंडेक्स 2 था तब भी पहला और आखिरी टर्म 1, जब इंडेक्स 3 था तब भी पहला और आखिरी टर्म 1, तो जब इंडेक्स 4 है तभी पहला और आखिरी टर्म 1। यानी कि ये जो इंडेक्स 4 है हमको पता चल चुका है कि इसका पहला टर्म जो है, पहला टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा और आखिरी टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो भी 1 होगा। अब बाकी जो 3 गो टर्म बचा उसका कोफिशिएंट कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में देखें। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ तो पता चल गया साफ साफ कि भैया अगर इंडेक्स 2 गो है ना, इंडेक्स 2 गो है तो उसका शुरुआत का टर्म 1 तो होबे करेगा और आखिरी टर्म 1 होगा। क्योंकि इंडेक्स 2 है तो 3 गो टर्म होगा ना, तो तीनों टर्म का कोफिशिएंट होगा। तो पहला और आखिरी का तो पता चल गया, बीच वाले के बारे में क्या बात किया जाएगा, बीच वाले के बारे में बात किया जाएगा। कैसे मिलेगा ये देख लेना, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जो ट्रायंगल है उसका लेफ्ट और राइट में जो भी नंबर है वो दोनों को जोड़ने से मिला है। इसके ऊपर गए, इधर 1 है इधर 1 है, दोनों को जोड़ दिए 2 मिला। इसमें भी देख लेते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स 3 है तो साफ साफ बात है शुरुआत किससे होगा 1 से, खत्म किससे होगा 1 पे। लेकिन यहाँ वाला टर्म, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट कैसे मिला, इसके ऊपर में जो ट्रायंगल है उसके Na और Na वाला जोड़ देने से। यहाँ वाला कैसे मिला, इसके ऊपर जो ट्रायंगल है उसका Na और Na वाला जोड़ देने से। तो जब मेरे पास इंडेक्स के नाम पे 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगा तो शुरुआत के टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा और आखिरी के टर्म का कोफिशिएंट भी 1 होगा। लेकिन जो सेकेंड टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, इसके ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका अगल बगल को जोड़ देने से, यानी कि ये 4 होगा। इसके ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका अगल बगल के जोड़ देने से यानी कि ये 6 होगा। इसके ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसके अगल बगल जोड़ देने से यानी कि 4 होगा। और इस प्रकार हमको ये भी पता चल गया कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं टर्म्स का वो कैसे मूव करते हैं। यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 4। और उसी प्रकार अगर आपको निकालना है कि a प्लस बी के पावर अगर 5 होगा तो ये तो पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होगा। ये भी पता है कि a कैसे मूव करता है, ये भी पता है कि b कैसे मूव करता है। मेरे को पता क्या करना है कि कोफिशिएंट्स कैसे मूव करता है। तो अगर मान लीजिए कि इंडेक्स जो है आपके पास, इंडेक्स जो है आपके पास वो 5 के बराबर है, इंडेक्स 5 के बराबर है, तो साफ साफ बात है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 6 होगा। तो हम 6 को पहले जगह क्रिएट कर रहे हैं, 6 को जगह 1 2 3 4 5 6। और हमको ये भी पता है कि शुरुआत का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा 1 होगा और अंत का जो कोफिशिएंट होगा वो भी हमेशा 1 के बराबर होगा। यहाँ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर वाला ट्रायंगल के Na वाला का नंबर को जोड़ देने से यानी 5 होगा। इसके ऊपर वाला ट्रायंगल में Na वाला नंबर जोड़ देने से यानी कि 10 होगा। इसके ऊपर ए वाला जोड़ देने से यानी कि 10 होगा। इसके ऊपर ये दोनों जोड़ देने से यानी कि 5 होगा। और हमको साफ साफ पता चल गया कि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 10, इसका कोफिशिएंट 10, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 1। और अभी अभी हम लोग को एक आइडिया मिल गया, हमको एक आइडिया मिल गया कि आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन के यानी a प्लस बी के पावर कुछ भी दें वो बेसिकली क्रिएट कैसे होगा हमको अब आइडिया लग गया है। मतलब अगर मान लीजिए आज के डेट में आपको a प्लस बी के पावर, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि a प्लस बी के पावर अगर मान लीजिए कोई 6 दे दिया तो आपको साफ साफ पता है कि इसमें 7 गो टर्म होगा। क्या गो टर्म होगा 7 गो टर्म होगा। और सातों टर्म में ए कैसे मूव करेगा बी कैसे मूव करेगा आपको इसके बारे में आइडिया लग गया है। और उसके कोफिशिएंट कैसे मूव करेंगे वो यहाँ से निकलेगा। अब देखते हैं, जैसे देखते हैं ए कैसे मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है पहले 7 गो टर्म, तो 7 गो टर्म बना लेते हैं, 1 ठो 2 ठो 3 4 5 6 7 गो टर्म हो गया। अब क्या देखो, जैसे मान लो इसमें क्या पता चला हमको कि a के पावर 6 से शुरू होकर के a के पावर 0 तक जाएगा, a के पावर 5, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। और उसी प्रकार b के पावर शुरू होगा 0 से और जाएगा कैसे b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4, b के पावर 5, b के पावर 6। ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो कैसे मूव करेगा, मतलब इंडेक्स यहाँ पर कितना हो गया 6, तो इंडेक्स 6 हो गया। क्योंकि इंडेक्स 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 को होगा। तो हम 7 को पहले जगह क्रिएट कर लेते हैं, 7 को पहले जगह क्रिएट कर लेते हैं, 7 को पहले जगह क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तुम्हारा शुरुआत किससे होगा 1 से,
अंत किससे होगा, वो भी 1 से। यहाँ वाला टर्म क्या होगा, इसके ऊपर जाओ, ये दोनों को जोड़ दो 6, यहाँ वाला टर्म के ऊपर जाओ, ये दोनों को जोड़ दो 15, यहाँ वाला टर्म ऊपर जाओ, ये दोनों को जोड़ दो 20, यहाँ वाला टर्म के ऊपर जाओ, दोनों को जोड़ दो 15, यहाँ वाला टर्म के ऊपर जाओ, ये दोनों को जोड़ दो 6। और हमको पता चल गया कि इसका कोफिशिएंट कैसा रन कर रहा है, वो क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 6, तीसरा टर्म का कोफिशिएंट 15, चौथा टर्म का कोफिशिएंट 20, पांचवा टर्म का कोफिशिएंट 15, छठा टर्म का कोफिशिएंट 6, सातवां टर्म का कोफिशिएंट 1। और हमको पता चल गया कि a प्लस बी के पावर 6 इक्वल टू कितना होगा। अब समझो मेरी बात को, ये जो तुमको पता आगे भी इसी तरीके से पता चल जाएगा, आगे भी तुम चाहोगे तो इसी तरीके से पता चल जाएगा। ये जो पता करने का आइडिया है किसके बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, किसके बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में, क्योंकि ए और बी कैसे मूव करता है वो तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से पता किए थे, और ये बेसिकली हमको कोफिशिएंट का आइडिया दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पता किए हम लोग कोफिशिएंट्स के बारे में, इस पता करने के तरीका को हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइएंगल बोलते हैं। दिस इज द वे, जो वे है पता करने के कोफिशिएंट्स के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। अब आज के डेट में अगर हमसे कोई पूछेगा a प्लस बी के पावर चाहे जितना भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी, तो हम लोगों को पता है कि बेसिकली बहुत मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। अब मेरे पास एक ट्रिक है कि ए बी कैसे मूव करता है और कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं, हम उससे पता लगा लेंगे कि बेसिकली कैसे मूव कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर आएगा, वो ध्यान से सुनो। अब प्रॉब्लम आया, मान लो a प्लस बी का जो पावर है कोई दे दिया 100 दे दिया 100, मान लो a प्लस बी के पावर जो है वो हमको 100 दे दिया। बात तो समझ में आ रहा है कि इस वाले इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे, मतलब इसके बदला जब आंसर लिखेंगे, जैसे ये सब जो आंसर लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन है, ये a प्लस बी के पावर 1 का एक्सपेंशन है, a प्लस बी के पावर 2 का एक्सपेंशन है, a प्लस बी के पावर 3 का एक्सपेंशन है। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन, तो इसमें हमको एक बात तो साफ पता चल गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है ना वो 101 होगा। दूसरा क्या बात पता चल गया है, दूसरा बात ये पता चल गया है कि ए कैसे मूव करेगा, ये भी पता चल गया है कि बी कैसे मूव करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है कि भाई जब आप इसके कोफिशिएंट्स को निकालिएगा, मतलब जो यहाँ पर 101 टर्म्स होगा, क्योंकि 100 इंडेक्स है तो 101 टर्म होगा, तो 101 जो टर्म्स होगा उसके कोफिशिएंट्स कैसे मूव करेंगे, अगर हम उसको पास्कल्स ट्रायंगल से निकालने जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 101वां में, मतलब जब 100 इंडेक्स रहेगा तो 99 गो इंडेक्स तक कैसे ये कोफिशिएंट को निकाला है उतना लिखना पड़ेगा, तब 100वां पता चलेगा। यानी कि जब हमारा a प्लस बी के पावर 6 है तो इसका जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट कैसे रन करेगा, ये जानने के लिए इस पास्कल्स ट्रायंगल के अंदर 5 इंडेक्स रहेगा, तो कोफिशिएंट्स कैसे रन किया है वहां तक जानना ही पड़ेगा, क्योंकि छठा में जानने के लिए पांचवा का यूज किए हैं, अब पांचवा में जानने के लिए चौथा का यूज किए हैं, और इसको जानने के लिए इसको यूज किए हैं। ठीक उसी प्रकार जब इंडेक्स मेरा 100 रहेगा तो 100 रहेगा, तो 100 अगर इंडेक्स रहेगा तो 101 टर्म्स रहेगा, यानी कि 101 कोफिशिएंट्स रहेगा। और चूंकि 101 कोफिशिएंट कैसे रन करेगा ये उसके पहले, यानी कि जब 99 इंडेक्स रहा होगा तो कोफिशिएंट्स कैसे रन किया होगा वहां तक मेरे को लिखना ही पड़ेगा, तबे हम 100 में आइडिया लगा पाएंगे। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ठीक है ये आइडिया ठीक ठाक तो है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर के बारे में हमसे, मतलब बहुत बड़ा इंडेक्स दे दे और उसके एक्सपेंशन के बारे में हमसे बात करना चाहे तो हमको फिर से मेहनत तो करना पड़ रहा है। हाँ ये बात अलग है कि पहले जितना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ मेहनत तो करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में और आइडिया लगाने के लिए या फिर और इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए बाइनोमियल थ्योरम एक बात बताया, मतलब एक चीज बताया जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं, और हम लोग फिर इस चीज को बहुत आसान बना दिए। हालांकि अभी देखते हैं कि चीजें कैसे चलती हैं, अभी समझने का कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। पहले इसको इरेज करते हैं।
जैसे मान लो कि आज के डेट में फिर से तुमसे कोई पूछा कि a प्लस बी के पावर, ध्यान से रखिएगा, a प्लस बी के पावर 7 है, तो इसके बदला क्या होगा? तो आप बोलिए सर हमको एक बात तो कंफर्म पता है कि चूंकि इंडेक्स 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा ना वो 8 गो होगा। 2 3 4 5 6 7 8 8 गो होगा। और हमको ये भी पता है कि इसमें a के पावर 7 से शुरू होगा और एक एक कम होते जाएगा, एक एक कम होते जाएगा और ये जाएगा कहां तक? a के पावर 0 तक। और b के पावर 0 से शुरू होगा और वो एक एक बढ़ते जाएगा और वो कहां तक जाएगा? वो जाएगा b के पावर 7 तक। अब लफड़ा कहां बचा कि ये जो 7 टर्म्स है उसके कोफिशिएंट्स कैसे मूव कर रहे होंगे, उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या रहे होंगे। तो हम क्या किए कि हमको पता है कि इंडेक्स की 7 गो है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 गो होगा, तो हम यहाँ 8 गो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 8 गो जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं, 8 गो जगह, 8 गो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इधर जो लिख रहे हैं तुमको ना दिखाई दे रहा हो तो तुम सुन लेना, तुम थोड़ा सा सुन लेना इस बात को कि भाई इंडेक्स मेरा कितना है? 7। तो इंडेक्स अगर 7 है तो हमको पता है कि शुरुआत के टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा और आखिरी वाला दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझो आखिरी वाला टर्म का कोफिशिएंट जो है वो मेरा 1 होगा। अब यहां पर यानी कि दूसरा टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ये जानने के लिए इसके ऊपर गए, इसका इधर उधर जो लिखा हुआ दोनों को जोड़ दिए, कितना? 7। इसके ऊपर गए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना? 21। इसके ऊपर गए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना? 35। इसके ऊपर गए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना? 35। इसके ऊपर गए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना? 21। इसके ऊपर गए ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना? 7। तो हमको साफ साफ पता चल गया कि इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, इसका दूसरा टर्म का कोफिशिएंट 7 है, तीसरा टर्म का कोफिशिएंट 21 है, चौथा टर्म का कोफिशिएंट 35 है, पांचवा टर्म का कोफिशिएंट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म का कोफिशिएंट भी 35 है, छठा टर्म का कोफिशिएंट 21 है, सातवां टर्म का कोफिशिएंट 7 है, आठवां टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा क्योंकि वो आखिरी टर्म है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि यहां पर बेसिकली मामला फंस कहां पर रहा था? कोफिशिएंट के ऊपर कि भाई कोफिशिएंट जो है अगर हमको ये जानना है a प्लस बी की पावर 7 तो ये जो इसके अंदर 8 को टर्म्स होगा उसमें कोफिशिएंट कैसे मूव करेगा, इसको जानने के लिए हमको पास्कल्स ट्रायंगल को इंडेक्स 6 तक लिखना ही पड़ेगा, तभी तो इंडेक्स 7 क्रिएट होगा कि इंडेक्स 7 रहेगा तो उसके अंदर आने वाला टर्म्स के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे। कल के डेट में अगर इंडेक्स 8 कर देगा तो ये जानने के लिए कि उसका जो 9 गो टर्म्स होंगे उसके कोफिशिएंट्स कैसे रन कर रहे होंगे, हमको इंडेक्स 7 होने से कोफिशिएंट कैसे रन किया होगा ये जानना होगा, तभी तो 8 वाले में हम जान पाएंगे, क्योंकि 8 वाला को जानने के लिए हम 7 वाला का यूज करते हैं, 7 वाला को जानने के लिए हम 6 वाला का यूज किए हैं, 6 वाला को जानने के लिए हम 5 वाला का यूज किए हैं। तो बड़ा मेहनत लग रहा था ना, तो उसी मेहनत को रिड्यूस करने के लिए बाइनोमियल चर्चा कुछ दिमाग लगाया और जो दिमाग लगाया उससे जो बना उसी को बाइनोमियल थ्योरम बोला गया। और वो दिमाग क्या लगाए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो दिमाग क्या है ध्यान देखना कि हमको तो साफ साफ पता है कि मेरे पास जो इंडेक्स है इंडेक्स वो कितना के बराबर है? 7 के बराबर है। इंडेक्स कितना के बराबर है? 7 के बराबर है। अब ये जो तुम्हारे पास 1 है ना, ये 1 को कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो ध्यान समझ। क्या इस 1 को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं 7C0 से? अभी अभी तो थोड़ा देर पहले या पिछले क्लास में ऑब्जर्व किया गया था। क्या ऑब्जर्व किया था कि ANC0 या फिर ANC
सी एन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एन मतलब क्या? कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो 7c 0 भी तो 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार क्या इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या? किससे? 7c7 से, क्योंकि nc n भी तो 1 होता है, तो 7c7 भी तो 1 होगा। यानी कि हमको एक बात पता तो चल रहा है सर कि जब भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे ना, तो उसका कोफिशिएंट पहला टर्म, चूंकि पहला टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 और दूसरा टर्म का सॉरी आखिरी टर्म का कोफिशिएंट भी हमेशा 1 होगा। तो हमेशा क्रिएट किया जा सकता है 7c0 और 7c7 से। मतलब कि यहां जो इंडेक्स होगा, मान लो यहां पर 8 इंडेक्स होता, तो 8c0 भी तो 1 ना होता, क्योंकि nc0 1 है, तो n की जगह तो कुछ भी रखेंगे तो c0 1 होगा। और उसी प्रकार 8c8 भी तो सर 1 होता, क्योंकि nc n 1 है। तो बात तो सही है। यानी कि इंडेक्स चाहे जितना भी हो, इंडेक्स 10 हो, तो हम क्रिएट कर सकते हैं कि पहला टर्म और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट कैसे रन किया होगा। कैसे क्या होगा? मान लो इंडेक्स यहाँ पर 7 है, तो 7c0 से और 7c7 से। इंडेक्स यहाँ 8 होता तो 8c0 से 8c8 से। इंडेक्स यहाँ 10 होता तो 10c0 से 10c10 से, क्योंकि ये हमेशा 1 के बराबर होता। ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहे इसको क्रिएट करना, तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका क्रिएशन कैसे हो सकता है? ध्यान से देखना, इसका क्रिएशन हो सकता है, ध्यान से देखना। हम लोग एक और ऑब्जर्वेशन किए थे, वो ऑब्जर्वेशन क्या था? वो ऑब्जर्वेशन था nc1 इज इक्वल टू n। ये तो आज के क्लास में ही किए थे शुरुआत में। nc1 इज इक्वल टू n, nc1 इज इक्वल टू n, यानी कि यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर c1 आंसर में वही वाला नेचुरल नंबर। तो यहां क्या लिख सकते हैं इसको? 7c1, कोई भी नेचुरल नंबर c1 आंसर वही नेचुरल नंबर, यानी कि आंसर 7। तो 7 तो यहां लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिल जाएगा? 7c1 से। पहला टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिल गया? 7c0 से। ठीक उसी प्रकार ये जो तुम निकाल रहे हो ना, ये तुमको मिल जाएगा 7c2 से। यकीन नहीं है तो निकाल के देख लो। 7c2 निकलेगा कैसे भैया? 7c2 कैसे निकलेगा? 7 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला याद करो, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू ऑफ 7 माइनस 2, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 7 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे लिखे हैं 5 का फैक्टोरियल, और 2 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 यानी कि 2। ये 5 के फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से गया, ये 2 इसको 3 टाइम्स में कर देगा, और 7 3 जा, यहाँ पर 21 आंसर आ गया। 7 3 जा 21 आंसर आ गया। तो सबसे पता चल गया कि भैया ये वाला जो तीसरा टर्म है, इसका कोफिशिएंट कैसे मिला? 7c2 से इसका कोफिशिएंट मिला। तुमको आइडिया लग रहा होगा कि अब आगे वाला कोफिशिएंट तो जो है वो कैसे मिलेगा। तुमको आइडिया लग रहा होगा कि आगे वाला जो कोफिशिएंट है अब वो तो कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, बात कर रहे हैं। अब पहले तो ये समझते हैं, एक बार और ध्यान से सुनेगा, ध्यान से मेरे बात को, ये समझते हैं। अरे ये तो पता ही चल रहा है कि ये जो कोफिशिएंट होगा ना अब मिलेगा 7c3 से। तुम निकाल के देख सकते हो, 7c3 से मिलेगा, तुम निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हम एक और फॉर्मूला सीखे थे, ऑब्जर्वेशन किए थे कि NCR बराबर होगा NC n माइनस आर का, n माइनस आर का। तो ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 7c1 इसके अकॉर्डिंग अगर उसको इसके अकॉर्डिंग इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7c1 बराबर किसका होगा? 7c 7 माइनस 1 यानी कि 6 का, यानी कि 7c6 भी 7 ही आंसर देगा, क्योंकि 7c1 कितना आंसर दिया? 7। तो 7c1 के बराबर ही तो है 7c6, तो 7c6 भी 7c1 के बराबर आंसर देगा, यानी कि 7 देगा। और यहां पर जो 7 मिला है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब
आप 7c6 के बराबर है। या फिर तुम डायरेक्ट वो फॉर्मूला एनसीआर वाला यूज करके तुम निकाल कर देख लो, 7c6 भी 7a के बराबर आएगा। उसी प्रकार ये जो 7c2 है, 7c2 है, ये किसके बराबर आएगा? 7c 7 - 2 यानी कि 7c5 के बराबर। और ये है कितना? 21, यानी कि 7c5 से भी 21 ही मिलता है, 7c2 से भी 21 ही मिलता है। तो इसका मतलब हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि 7c5 के बराबर है। आप इसके जगह पे लिखा जा सकता है कि आप 7c5 के बराबर है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे देखो, अब ध्यान से देखो, ये 7c3 को क्या लिखा जा सकता है? 7c3 को लिखा जा सकता है कि 7c 7 - 3 मतलब तुम 7c4 के बराबर हो। कौन? 35, क्योंकि 7c3 कितना के बराबर है? 35 के बराबर है। और 7c4 7c3 के बराबर है, 7c3 35 के बराबर है, यानी कि 7c4 भी 35 के बराबर होगा। यानी कि इस 35 की जगह पे हम लिख सकते हैं 7c4 के बराबर। या फिर आप डायरेक्ट सब में फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं कि भैया ये इतना ही के बराबर होगा। तो यहां पर अब हम लोग क्या सीखे उसको ध्यान से देखना कि ठीक है, अगर आप जो कोफिशिएंट क्रिएट कर रहे हैं तो कोफिशिएंट तो बड़ा आसानी से निकल जा रहा है। पहला टर्म का कोफिशिएंट होगा 7c0। 7 कौन है? इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स c0, इंडेक्स c1 0 से शुरू हुआ, इंडेक्स c0, इंडेक्स c1, इंडेक्स c2, इंडेक्स c3, इंडेक्स c4, इंडेक्स c5, इंडेक्स c6, इंडेक्स c, इंडेक्स और रुक जाना, इंडेक्स 7 है ना, इंडेक्स c, इंडेक्स में रुक जाना। अरे शुरू कितना से हुआ? 0 से। खत्म कहां पे होगा? जितना इंडेक्स है उतना ही पर। और आपका सारा कोफिशिएंट मिल जाएगा, सारा कोफिशिएंट मिल जाएगा। इसमें और एक खूबसूरत बात है जिसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, वो क्या है? तुम ध्यान से देखेगा। और ये जो हम a + b के पावर 7 में बता रहे हैं ना, ऐसे ही निकाल सकते थे a के पावर 6 में भी, a + b के पावर 6 में भी, a + b के पावर 5 में भी, a + b के पावर 4 में भी, a + b के पावर 8 में भी, a + b के पावर 9 में भी, a + b के पावर 1000 में भी, a + b के पावर करोड़ में भी, अरब में भी, खरब में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम जो देखने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, ध्यान रखना कि भाई साहब यहाँ का कोफिशिएंट किसे मिलता है? 7c0 से, 7c0 से। और a के पावर क्या है? a के पावर, ठीक है, तुम जैसे देखा था कि सर जितना इंडेक्स है वहां से शुरू होगा 0 तक जाएगा। अब b के पावर क्या है कि जितना इंडेक्स है सर, सॉरी 0 से शुरू होकर जितना इंडेक्स है वहां तक जाएगा। लेकिन एक और तरीके से ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनेगा कि पहला टर्म a + b के पावर 7 का जो एक्सपेंशन है, उसके एक्सपेंशन का जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? 7c0 से। और उसमें जो पहले वाला का पावर है, ध्यान से देखिएगा, पहले वाला का जो पावर है इसको माइनस इसको से मिल जा रहा है, 7 - 0 से, 7 - 0 यानी कि 7। और जो दूसरा वाला है उसका पावर नीचे वाला, देख लो दूसरा वाला टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिला? 7c1 से। और पहले वाला के पावर 7 - 1 यानी कि 6 है। और बाद वाला के पावर नीचे वाला यानी कि 1 है। जैसे इसमें देख लो कि भैया कैसे आ रहा है, जो तीसरा टर्म उसका कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? 7c2 से। और a b के पावर कैसे मूव कर रहा है? पहले वाला के पावर e - e, अब बाद वाला के पावर नीचे वाला। इसको देख लो कि चौथा टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिला? 7c3 से। अब पहले वाला के पावर e - e यानी कि 4, अब बाद वाला के पावर नीचे वाला, और बाकी उसी तरीके से मूव किया है, तुम देख सकते हो। यानी कि अब वो भी खैर ध्यान रखने का दरकार नहीं है कि भाई साहब कि a के पावर इतना से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, b के पावर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं। जो भी इंडेक्स है वो c0 से लो, और इसी से अब तय होगा कि पहले वाला के पावर कौन होगा और बाद वाला के पावर कौन होगा। देखिए समझाने के लिए हम बता दें, ध्यान से देखो, समझाने के लिए हम यहाँ पर बता दें, ध्यान से सुनेगा इस बात को। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है ना, मेरे पास है भैया a + b के पावर, मान लेते हैं कि मेरे पास है n कोई भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है, 10 20 50 कुछ भी नेचुरल नंबर है। n के बारे में यहां लिख लो, ये n के बारे में कि ये क्या है? नेचुरल नंबर लिख लेना। अब ये रन कैसे करेगा वो देखो, क्या बोल रहा है भैया? इंडेक्स 7c0, इंडेक्स n c0,
पहले वाला के पावर, पहले वाला के पावर ये माइनस ये, यानी कि ये माइनस ये, तो n माइनस जीरो मतलब कितना n। अब दूसरा वाला के पावर नीचे वाला, तो दूसरा वाला के पावर जीरो प्लस 7c1 मतलब जो इंडेक्स है वही, तो nc जीरो था अब 1 आया। पहले वाला के पावर कौन होगा, ये माइनस ये, यानी कि n माइनस ऑफ 1। बाद वाला के पावर, बाद वाला कौन है b, b के पावर कौन होगा 1, और इसी तरीके से रन करेगा। अब हमको पता चल गया, आप कोई भी पावर दीजिए वो रन कैसे करता है हमको पता चल गया। जैसे मान लो इसका तीसरा टर्म लिखना पड़ेगा, तीसरा टर्म तो कैसे लिखेंगे nc2, जैसे 0 1 2, पहला वाला यानी कि a के पावर n माइनस 2, दूसरा वाला यानी कि b के पावर 2, इसी तरीके से रन करेगा आगे भी, इसी तरीके से रन करेगा आगे भी। हमको ये समझ में आ गया। और ये जो बात है ये सिलसिला कहां तक जाएगा, ये सिलसिला कहां तक जाएगा सब सब पता है। 7c0 से शुरू होके 7c7 तक गया, तो nc0 से शुरू होके ncn तक जाएगा, ncn तक जाएगा। और ये जो बात अभी हम बताए ना, इसी बात को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोला करते हैं। इसी बात को ये जो बता रहे हैं ऊपर में, उसी बात को बाइनोमियल थ्योरम बोला करते हैं। वही बाइनोमियल चर्चा खोज के लिए कि बेटा ज्यादा टेंशन मत ले, अगर तेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका पावर चाहे कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, हम इस तरीके से उसका एक्सपेंशन को निकाल सकते हैं। तो आगे का एक्सपेंशन लिखने के लिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा पास्कल ट्रायंगल वगैरह को मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई दरकार नहीं है। इसको आगे बढ़ो इसके। तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसका अगला टर्म लिखना पड़ेगा, अगला टर्म कैसे लिखा जाएगा भैया nc3 0 1 2 3, और यहाँ पर a के पावर यानी पहले वाला का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 3, बाद वाला का पावर यानी b के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसी तरीके से सिलसिला चलते रहेगा। हम चाहते हैं कि आप आखिरी टर्म बताइए वो कितना आएगा ncn 7c7, ncn पहला वाला यानी कि a के पावर n माइनस m यानी कि 0, दूसरा वाला यानी कि b के पावर नीचे वाला यानी कि n। अगर कोई पूछेगा यहाँ क्या आया होगा तो क्या बोलेगा कि nc, जैसे यहाँ पर क्या है 7c7, यहाँ क्या है 7c6 यानी इससे कम, तो यहाँ कितना होगा ncn माइनस 1। और पहले वाला यानी कि a का पावर कितना होगा e माइनस ई, n माइनस 1 यानी कि n माइनस n प्लस 1 यानी कि 1, और b के पावर कितना होगा n माइनस 1, और इसी तरीके से रन किया होगा। और ये जो पूरा बात बताया गया ना बाबू, इसी बात को हम लोग क्या बोला करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसी बात को क्या बोला करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, यही है बाइनोमियल थ्योरम। अब इससे क्या करेंगे हम लोग किसी को भी एक्सपेंड कर देंगे, चाहे आप जैसा भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो भी पावर दीजिए हम डायरेक्ट उससे एक्सपेंड कर देंगे। अब इसमें कुछ कुछ नोटिस करने लायक बात है, कुछ कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे वाला को इरेज कर लेते हैं आराम से, नीचे वाला को इरेज कर लेते हैं आराम से। कुछ कुछ बात ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले जो हम चाहते हैं वो क्या है उसको देखा जाए कि ये जो a प्लस बी के पावर n क्या है, यहाँ पर n के बारे में कैसे बताओ, कोई नेचुरल नंबर है n जो है यहाँ पर n, वो n क्या है कोई नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, कोई नेचुरल नंबर, या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग करेगा, जो भी देखना है। तो इसके मतलब क्या बोला गया भैया कहाँ शुरू होगा nc0 और a b इस तरह से मूव करेगा, सब बता दिया भैया। पहला का कोफिशिएंट होगा nc0, दूसरा कोफिशिएंट होगा nc1, तीसरा कोफिशिएंट होगा nc2, चौथा कोफिशिएंट होगा nc3, पांचवा कोफिशिएंट होगा nc4, इस तरीके से रन करेगा। और अगर हमको कोफिशिएंट पता चल जाएगा तो a और b के पावर कैसे रन करेगा, यानी कि पहले वाला बाद वाला कैसे रन होगा उस सब आइडिया होगा। हम बस तुमको इतना बताना चाह रहे हैं कि इसको एक बार इस नजरिए से भी देख लिया जाए, इसको एक बार इस नजरिए से देख लिया जाए कि क्या हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ, समेशन का मतलब तो समझता ही होगा तुम लोग, ठीक है ना, समेशन का मतलब समझता ही होगा, समेशन ऑफ NCR। हाँ और कुछ बात समझ लो, अगर आज के डेट में तुमसे कोई पूछेगा
ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम मतलब ये पूरा बात। अगर तुमसे कोई आज के दिन पूछेगा कि यहां से लेकर के यहां तक की चीज को क्या बोलते हैं, तो तुम बोलोगे बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का जो चीज है ना, यहां से एक सेकंड देखो, यहां से लेकर यहां तक की चीज मतलब, और यहां से यहां तक के जो बात है ना, यहां से लेके यहां तक की जो बात, इसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एक्सपेंशन। क्या है, एक्सपेंशन। किसका, ऑफ ए प्लस बी के पावर एन का, ये एक्सपेंशन है। और ये जो एक्सपेंशन है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना कंटेंस करता है, आगे ही बताए थे कि जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा कंटेंस करेगा। तो यानी कि दिस एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन, दिस एक्सपेंशन कंटेंस n प्लस वन टर्म्स। एक ये बात याद रखने लायक है, इसको याद रखिएगा। जब नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग इसके ऊपर शूट करेंगे तो हम इस बात का हो सकता है कि यूज करें, है ना। और भी बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया जा सकता है यहाँ पर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा मकसद आज के वीडियो में ये था कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम बताया मैंने, बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है यही बताना था। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में यही तक।